पंजाब में मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन मीडिया के अंदर खालिस्तान का जिक्र जोर शोर से होने लगता है। ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम खालिस्तान टॉपिक पे बात करेंगे और शुरू से समझेंगे कि आखिरकार खालिस्तान मुद्दा कैसे बना। 1823 का ये मैप देखें। यह है सिख एम्पायर, जिसे महाराणा रणजीत सिंह रूल किया करते थे। इनके जीते जी ब्रिटिशर्स ने सिख एम्पायर पर कभी भी अटैक नहीं किया, लेकिन इनकी डेथ के बाद ब्रिटिश ने न सिर्फ सिख एम्पायर पर अटैक किया, बल्कि हरियाणा को भी सिख एम्पायर से जोड़ दिया। आगे चलकर रणजीत सिंह के बच्चे कोई दिक्कत पैदा ना करे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनकी पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन में शिफ्ट करा दिया और फिर लोकल महंतों ने गुरुद्वारे पर अपना कंट्रोल कर लिया। लेकिन महंतों द्वारा गुरुद्वारे पे कंट्रोल लेना सिख को रास नहीं आया और इसलिए 1920 के में सिख कम्युनिटी ने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम दिया गया अकाली मूवमेंट। इस मूवमेंट द्वारा ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बनाया गया कि गुरुद्वारे महंत नहीं चला सकते। प्रेशर इतना बढ़ा कि 175 मेंबर्स की कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यानी कि SGPC। SGPC ने गुरुद्वारे से महंतों को हटाया और गुरुद्वारे को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। आज भी SGPC ही गुरुद्वारे को रेगुलेट करते हैं। इसके लिए प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं और प्रेसिडेंट भी बनाए जाते हैं। SGPC उस पर्टिकुलर टाइम पर सिख कम्युनिटी का फ्रंट फेस बनी और अकाली दल से इनके रिलेशंस काफ़ी क्लोज हुए। हालांकि सिख एम्पायर पर अभी भी ब्रिटिशर्स का ही रूल था, लेकिन सिख कम्युनिटी ये मानती थी कि ब्रिटिशर्स का ये रूल टेम्पररी था। उन्हें यकीन था कि जब ब्रिटिश यहाँ से जाएगी तो सिख एम्पायर उन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन उनके इस बिलीफ को 1929 में पहला झटका लगा जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट शुरू कर दिया। इस मूवमेंट में ये कहा गया कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा और यहाँ वोटिंग होगी और डेमोक्रेसी फॉलो किया जाएगा। इस मूवमेंट से सिख कम्युनिटी खुश नहीं थी और आज़ादी से ठीक एक साल पहले उन्होंने ये बात उठाई कि अंग्रेजों ने धोखे से पंजाब पर कब्जा किया था, इसलिए पंजाब उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जवाब में ये कहा कि पहले जो भी था वो मैटर नहीं है, अब मैटर करेंगे नंबर्स, यानी कि पॉपुलेशन में किसका कितना हिस्सा है। अब सिख कम्युनिटी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उनकी पॉपुलेशन हिंदुओं और मुस्लिम से काफ़ी कम है, इसलिए उन्होंने सिचुएशन की नज़ाकत को समझते हुए भांपते हुए यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पार्टीशन हुआ तो पंजाब में मुस्लिम नंबर्स में ज़्यादा है और इसी तरह से पंजाब का भी बंटवारा करना पड़ सकता है। उनका ये डर बिल्कुल सही साबित हुआ। अंग्रेजों के जाने के वक्त मुस्लिम ने पार्टीशन की मांग कर दी, पाकिस्तान की मांग कर दी। मुस्लिम्स की मांग पर सिख कम्युनिटी ने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्टीशन हुआ तो हमें भी अपना एक अलग देश चाहिए। उस वक्त शिरोमणि अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने सिखिस्तान की मांग की। अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू आते हैं और सिख कम्युनिटी के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं। माना जाता है कि उनकी स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग थॉट्स हैं, जैसे कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट देने का वादा किया जो कि सिख एम्पायर जितना ही होगा, और बाद में सिखों को धोखा मिला क्योंकि नेहरू जी के वादे भी के बावजूद पार्टीशन हुआ और पंजाब का 62% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। जो सिख उस टाइम पाकिस्तान के हिस्से में थे वो भारत आ गए, जो नहीं आए उसे टाइम पर हुए वायलेंस की वजह से आना पड़ा। यानी ओवरऑल पार्टीशन में सबसे ज़्यादा नुकसान सिख कम्युनिटी का ही हुआ। पार्टीशन की ट्रेजेडी झेलने के बाद सिख कम्युनिटी ने वापस से खुद को स्टैब्लिश किया। अब चूंकि पार्टीशन के बाद पंजाब में पहले के मुकाबले ज़्यादातर सिख ही रह रहे थे, इसलिए वो मेजॉरिटी में आ गए। दोबारा से उनका सपना जो कि अलग स्टेट का था वो उन्हें फिर से सच होता दिखने लगा। पार्टीशन के बाद सिख कम्युनिटी में भारत सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी थी और इस नाराज़गी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ टाइम के लिए सिर्फ मेजॉरिटी वाले इलाके को मिलाकर उन्हें एक स्टेट दिया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकाली दल की बढ़ती हुई पावर को देखकर कांग्रेस ने इसे हटा दिया। इसके बाद
1956 1956 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है, जिस एक्ट का नाम होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स डिवाइड होने थे और इसी एक्ट के तहत तेलुगु बोलने वाले को आंध्र प्रदेश मिला, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र मिला। सिख ने कहा कि हमारी लैंग्वेज पंजाबी है, इसलिए हमें पंजाब स्टेट दे दो, और हरियाणा के लिए उन्होंने कहा कि वो हरियाणा को हिंदी स्पीकिंग स्टेट में मिला दे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। गवर्नमेंट के इसी एक्शन की वजह से चीज़ें खराब होने लगी। गवर्नमेंट द्वारा सिख कम्युनिटी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उनकी इस नाराजगी से जन्म हुआ सूबा मूवमेंट का। ये मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ा कि गवर्नमेंट ने सूबा स्लोगन्स बोलने तक पर बैन लगा दिया और तकरीबन 12,000 अकाली अरेस्ट भी कर लिए गए। 1965 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए, लेकिन 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर में सिख कम्युनिटी ने इंडियन गवर्नमेंट को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। उन्होंने अपने सारे प्रोटेस्ट रोक दिए और वॉर में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस वॉर के बाद लोगों ने सिख कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया और 1966 में गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी की बात मानकर पंजाब को डिवाइड कर दिया। पंजाब 3 स्टेट्स में बटा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी फिर हो गई। एक्चुअली उस टाइम चंडीगढ़ में 55% लोग हिंदी बोलते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया और ये कहा कि इस दोनों स्टेट्स शेयर करेंगे, इसे दोनों स्टेट शेयर करेंगे। गवर्नमेंट के इस फैसले से सिख कम्युनिटी खुश नहीं थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच पंजाब एक अलग स्टेट बन चुका था। पंजाब में पहली बार इलेक्शन हुआ, अकाली दल इलेक्शन लड़ी और जीती भी, लेकिन अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई। अगले इलेक्शन में अकाली दल दोबारा जीती, लेकिन इस बार भी वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाई। लोगों ने इसका ब्लेम कांग्रेस पे लगाया। पूरे देश में अकाली दल के बारे में ये कहा जाने लगा कि यह सरकार चलाने लायक नहीं है, और फिर 1972 में अकाली दल कांग्रेस से इलेक्शन हार जाती है। कांग्रेस की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के सीएम बने। 1973 में अकाली दल ने मल्टीपल मीटिंग्स की और पंजाब के इश्यूज को लेकर एक रिपोर्ट बनाई, जिसका नाम रखा गया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। हालांकि उस वक्त ये रेजोल्यूशन ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन 1977 में अकाली दल ने इस रेजोल्यूशन का एक नया वर्जन रिलीज किया जो काफ़ी फेमस हुआ। इस वर्जन पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई और आज भी इस पर कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो दोस्तों, खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत इसी रेजोल्यूशन से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि आनंदपुर रेजोल्यूशन में अलग अलग देश की मांग की गई है, अलग स्टेट की नहीं, और इस तरह से ये रेजोल्यूशन एक वेपन की तरह बन गया। जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ गई तो अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगेवाल ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स को आनंदपुर साहिब की ऑथेंटिक वर्जन की कॉपी भेजी और कहा कि इस रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग नहीं की गई है, और अकाली दल ने भी ऑफिशियली ये कभी नहीं कहा कि उनको अलग देश चाहिए। आगे चलकर अकाली दल काफ़ी स्ट्रांग हुई और उन्होंने कांग्रेस को भी हरा दिया। अकाली दल अपने पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल कर रही थी और अब कांग्रेस को भी एक ऐसा चेहरा चाहिए था, एक फेस चाहिए था जो अकाली से ज़्यादा रिलीजियस हो, और ऐसे में एक शख्स की एंट्री होती है जिसने पूरे पंजाब की पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया। ये शख्स थे जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है दमदमी टकसाल। करतार सिंह भिंडरावाले की डेथ के बाद जरनैल सिंह को लीडर बनाया गया था, और लीडर बनते ही जरनैल सिंह गांव-गांव जाकर नशा छुड़ाने की मुहिम चलाने लगे और लोगों से अपील करने लगे कि वो अपने बाल न कटवाएं और सिख धर्म को फॉलो करें। जरनैल सिंह पंजाब में तेजी से पॉपुलर होने लगा और उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर कांग्रेस ने भिंडरवाले को अकाली दल के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा कर दिया। भिंडरवाले को लोगों का सपोर्ट तो था ही, साथ ही उसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलने लगा, जिसकी वजह से भिंडरवाले मेन स्ट्रीम लीडर से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। 1981 में पूरे देश के अंदर सेंसस स्टार्ट हो जाता है। इस सेंसस के तहत लोगों से उनकी मातृभाषा पूछी जाती है।
अगर पंजाब के ज़्यादा लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी लैंग्वेज को बताते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिलती। इसीलिए भिंडरवाले ने पंजाब के लोगों से पंजाबी लैंग्वेज को अपनी मातृभाषा बताने के लिए कहा। इसे लेकर पंजाब में रह रहे हिंदू डर रहे थे, लेकिन पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण ने हिंदुओं से ये कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर उनसे उनकी मातृभाषा पूछी जाए तो वो बिना डरे अपनी मातृभाषा हिंदी बताए। लाला जगत नारायण अपनी बात को पंजाब केसरी के जरिए हर रोज अपनी आर्टिकल में पब्लिश किया करते थे और इसी वजह से इन्हें गोली मार दी जाती है। अब इस इंसिडेंट को लेकर गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर बनता है कि वो भिंडरवाले को अरेस्ट करे। शुरू में गवर्नमेंट भिंडरवाले को अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन पंजाब के बाहर भी प्रेशर बढ़ने पर गवर्नमेंट को भिंडरवाले को अरेस्ट करना ही पड़ता है। फिर यहाँ से कांग्रेस और भिंडरवाले के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। पंजाब के अंदर वायलेंस शुरू हो जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं और ये सब देखकर गवर्नमेंट को भिंडरवाले को छोड़ना पड़ता है। भिंडरवाले के प्रति लोगों का सपोर्ट देख अकाली दल को भी भिंडरवाले के साथ खड़ा होना पड़ा। 1982 में अकाली दल और भिंडरवाले ने मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया और उन्होंने सोचा कि दिल्ली में होने वाले एशियन गेम्स इवेंट का विरोध करके वो दोबारा से आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का मुद्दा उठाएंगे, जिनसे उन्हें ग्लोबल कवरेज मिलेगी। लेकिन इधर कांग्रेस भी चाहती थी कि इस इवेंट में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पार से आने वाले सिखों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। बसों को रोककर स्पेशली सिख और उनकी फैमिलीज की चेकिंग होती थी। अब इसे लेकर सिख कम्युनिटी में काफी गुस्सा आ गया। लोगों का ये गुस्सा देखकर अकाली दल ने कुछ नहीं किया, लेकिन भिंडरवाले ने इसका बदला लेना स्टार्ट कर दिया और उस वक्त भिंडरवाले अकाली दल से भी बड़ा नाम बन गया। इसी वजह से अकाली दल के कुछ ग्रुप भिंडरवाले को पसंद नहीं करते थे। 1982 में ही पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पर जानलेवा हमला हुआ, कई बैंक रॉबरी हुई, सरकार के हथियार भी लूटे गए, किलिंग्स भी स्टार्ट हो गई थी। और फिर 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही एक बस को हाईजैक कर लिया गया, मतलब किडनैप कर लिया गया, जिसमें से हिंदू पैसेंजर्स को उतार कर गोली मार दी गई और फिर यहाँ से पंजाब का सिचुएशन काफ़ी खराब हो जाता है। पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद भिंडरवाले ने अपना काम करने की लोकेशन को गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गोल्डन टेम्पल में घुसे। अब गवर्नमेंट और भिंडरवाले आमने सामने आ गए थे, इसलिए लड़ाई होनी तो तय थी। दोनों अपनी तैयारी में लग गए। अकाल तख्त के अंदर हथियार से भरे ट्रक आने शुरू हो गए। कांग्रेस की लीडर थी इंदिरा गांधी ने भी सिचुएशन को अच्छी तरह समझा और उन्होंने नरसिम्हा राव जी से एक प्रपोजल भिजवाया कि वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात मान लेंगे, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। इस प्रपोजल को अकाली दल के थ्रू भिंडरवाले के पास भेजा गया। अकाली दल इस प्रपोजल से संतुष्ट थे, लेकिन भिंडरवाले ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अकाली दल सिर्फ पावर में आने से के लिए इस प्रपोजल से सेटिस्फाइड है। प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट लड़ाई के लिए रेडी थी। गवर्नमेंट ने इसका जिम्मा मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दिया और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। देश की अलग अलग जगहों से टैंक्स, वेपन्स और पंजाब पुलिस डॉग्स लेके आ रहे थे। लोगों को समझ में आने लग गया कि कुछ होने वाला है। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया, फोन लाइंस बंद कर दी गई। 3 जून को जितने भी श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल में आए उन्हें भिंडरवाले ने टेम्पल के अंदर ही रोक लिया ताकि आर्मी उन पर अटैक ना कर पाए। आर्मी को पूरा यकीन था कि वो भिंडरवाले को हरा देंगे, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। 5 जून को आर्मी ने भिंडरवाले को सरेंडर करने के लिए कहा और उन्होंने टेम्पल के अंदर की वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब बिजली दोनों बंद कर दी ताकि उसे बाहर आने पर मजबूर होना पड़े। इस ऑपरेशन में आर्मी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी आर्मी को यकीन था कि भिंडरवाले उनकी गिरफ्त में होगा। तभी अचानक
खबर आने लगी कि पंजाब के पास के गांव इलाकों से हजारों की तादाद में सिख अमृतसर की तरफ आ रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। ये देख आर्मी को किसी भी कॉस्ट पर इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने का फैसला लेना पड़ा, जिस वजह से गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आर्मी ने टैंक मंगवाकर 3 तरफ से अटैक किया। आर्मी द्वारा अटैक करने का डिसीजन आगे चलकर बहुत भारी पड़ा। आर्मी ने अकाल तख्त पर अपना कंट्रोल तो कर लिया, भिंडरवाले और उसकी फाइटर्स को मार के गिरा दिया गया, लेकिन गोल्डन टेम्पल की इमेज बाहर आने के बाद पूरी तरह से दुनिया भर के जो सिख कम्युनिटी भड़क गए और आर्मी के 8 कैंटोनमेंट सोल्जर्स ने रेबल कर दिया। मामला काफी बिगड़ गया। भिंडरवाले की डेथ के बाद भी भिंडरवाले के समर्थक बड़ी तादाद में थे, जिस वजह से आर्मी ने ऑपरेशन का सेकेंड राउंड शुरू किया। इस ऑपरेशन को वुड रोज नाम दिया गया। एक के बाद एक गांव को घेरना शुरू किया गया और सिर्फ सिख लोगों के घर की तलाशी ली गई। सिख लोग काफी नाखुश थे। अकाली लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया। संत लांगेवाल से लेकर प्रकाश सिंह बादल तक सभी जेल में थे। 1984 को आर्मी गोल्डन टेम्पल से विड्रॉ कर लेती है और फिर जब लोग गोल्डन टेम्पल गए, उन्होंने वहां हुए डैमेजेस को देखा तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाई कि जिन लोगों ने ये किया है वो उनकी जान ले लेंगे। इस वजह से इंदिरा गांधी पर बहुत बड़ा खतरा था, जिसे उनकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने भांप लिया था और उन्होंने इंदिरा गांधी को ये सलाह भी दी थी कि वो अपने पर्सनल सिक्योरिटी में से सिख गार्ड्स को हटा दे। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये सोचकर पर्सनल सिक्योरिटी में से सिख गार्ड्स को नहीं हटाया कि इससे लोगों में गलत मैसेज आएगा और फिर 31 अक्टूबर 1984 को अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 18 गोलियां मार दी। इंदिरा गांधी को एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 2 बजे तक उनकी मृत्यु हो गई। एम्स के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां जो भी सिख दिख रहे थे उन्हें पीटा जा रहा था। यहां तक कि भारत के प्रेसिडेंट जैल सिंह के ऊपर भी पत्थर फेंके गए। सिखों को टारगेट करके मारा जाने लगा। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए और बहुत सारे दंगे हुए। लेकिन इतने सारे दंगे होने के बावजूद 1984 के इलेक्शंस हुए और राजीव गांधी इलेक्शन जीत गए। इसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहे। हालांकि मामला काफी हद तक कंट्रोल में आ गया, लेकिन 1 जून 2015 को एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि फिर से खालिस्तान की मांग ने तूल पकड़ लिया। दरअसल उस दिन फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहब जी की चोरी हो गई और कुछ दिन बाद ही 25 सितंबर को इसी गांव के आसपास कुछ पोस्टर्स मिले जिसमें सिख को टारगेट किया जा रहा था। इस इंसिडेंट से ऐसा नैरेटिव बन गया कि सिख धर्म पर दोबारा से हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है। भारत के बाहर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगने लगे और नरेंद्र मोदी जी पावर में आ गए। नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा जाता है कि यह स्टेट पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते हैं। दीप सिंधु नामक एक एक्टर ने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कई तरह की बातें बोली। इनका ऑब्जेक्टिव था कि यह सेंटर से पंजाब के राइट्स दिलवाएं, लेकिन पंजाब चुनाव से ठीक 5 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह दीप संधू से कभी नहीं मिला था, लेकिन उसकी संपर्क में जरूर था। सितंबर 2022 में अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब डे का हेड अनाउंस कर दिया गया, जिसका हेड पहले दीप संधू था। 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल भिंडरवाले के पुश्तैनी गांव जाता है। वहां पर एक दस्तरबंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। इस सेरेमनी के दौरान कई बार खालिस्तानी नारे लगाने लगे। अमृतपाल ने भिंडरवाले को अपना आदर्श बताया और भिंडरवाले की तरह ही मुद्दे बनाने शुरू किए। उसने धर्म को बढ़ाने की बात की। अमृतपाल की ऐसी बातों से उसे भारी सपोर्ट मिला और फिर 24 फरवरी को उसने एक साथी तूफान सिंह को जब पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट कर लिया, तब अमृतपाल सिंह के साथ हजारों लोग अपने हाथों में बंदूक और तलवार लेकर निकल पड़े। अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ रखा ताकि पुलिस
उस पर कोई जवाबी कार्रवाई न कर पाए और आखिरकार पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना ही पड़ा। तूफान सिंह को रिलीज किया गया। अंजला इंसिडेंट ने अमृतपाल सिंह को बहुत पॉपुलर कर दिया। कुछ लोगों को अमृतपाल सिंह में भिंडर वाले भी दिख रहा है। अब तो अमृतपाल सिंह पुलिस से फरार है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा अमृतपाल सिंह और खालिस्तान मूवमेंट का क्या होगा। लेकिन ये करंट इंडियन गवर्नमेंट की अग्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ मूवमेंट गिव्स मी अ मैसेज दैट ऑल दिस विल एंड वेरी वेरी सून, और ये बहुत जल्द खत्म होनी भी चाहिए, जिससे कि देश में डर का माहौल ना पैदा हो। बाहर के दुश्मन हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि भारत में अंदरूनी प्रॉब्लम हो और वो उसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, लड़ाई झगड़े से कभी भी किसी देश का फ़ायदा नहीं होता है। मैं अपने सिख भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब भाई भाई हैं। भारत हम सबका देश है, आपका है, मेरा है, सबका देश है। आइए साथ मिलके इस गौरवशाली देश को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।